बैक विद पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में और हम यहाँ कैसे पहुंचे हमने उसके बारे में बात की। सो क्वेश्चंस बिकॉज हमारे पास बहुत सारे थे, सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूड वर्जन ऑफ द लास्ट वीडियो एंड वी गोइंग टू कीप टेकिंग मोर क्वेश्चंस। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू ऑब्वियसली अगर हमने कुछ छोड़ दिया है आप उसे नीचे कॉमेंट्स में छोड़ सकते हैं। And of course, like, subscribe so you can share more questions and we can share more of our insights and हम experiences अपने share कर सकते हैं आपके साथ. So let's begin. सबसे ज़्यादा asked सवाल यही था कि नौकरी कब और कैसे ढूंढें. A lot of questions around हमने कैसे ढूंढा, हमने आगे ढूंढा, पहले ढूंढा, कैसे ढूंढा. So how we did it and a bit about our backgrounds. तो मेरा marketing background है और माइन का IT tech background है. तो दोनों में ही जॉब्स हैं, बट ज़्यादा जॉब्स ऑब्वियसली IT टेक में बहुत सारी जॉब्स हैं. हमने कैसे किया था, जब हमारा पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए COPR स्टैंपिंग के लिए जब गया था, हमने तब शुरू किया था जॉब्स ढूंढना. सो आई थिंक दिसंबर जैन में हमें कॉल आया था पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब एंड ही गॉट अ जॉब लेट्स से इन अ मंथ. वहाँ पे बहुत इंटरव्यूज दिए एंड ऑफ कोर्स दैट्स आल्सो अ वे दैट वी फिगर्ड आउट कि हम कनाडा आके हम किस शहर में या किस प्रोविंस में हम होंगे. सो ही गॉट द जॉब इन मॉन्ट्रियल, तो इसलिए हम मॉन्ट्रियल में हैं. डिपेंड करता है आप कहाँ जाना चाहते हैं. अगर आपका माइंड सेट है कि आप इसी जगह पे इसी सिटी में आपको जॉब ढूंढना है तो आप वहाँ भी ढूंढ सकते हैं, अपना फिल्टर कर सकते हैं आप सर्च, जॉब सर्च. So again, the most logical way to do it according to me is after you have the process done and आपका passport stamping के लिए चला गया है, because तब आपके पास एक definitive window होती है अपने recruiters को बताने के लिए कि आप क्या आपका travel time होगा, आप कब यहाँ पे आएंगे, कब join कर सकते हैं. So I think that's a more logical and a more colossal way of sort of finding a job and giving your answers there. Basically कनाडा में बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं, जैसे कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि हायर करते हैं यूजुअली इंडिया से या दूसरी कंट्री से. बट उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास PR हो या एक प्लान हो कि आप कब कनाडा आ सकते हैं. तो मेरे केस में बहुत सारी जॉब्स में फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड थी, मैंडेटरी थी. कुछ में नहीं थी, जिसमें आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाता है. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो देखना कि आपकी फील्ड में क्या क्या जॉब्स हैं अवेलेबल, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है. अगर कुछ ऐसी स्किल है जो आपके पास अभी नहीं है, तो जब तक आपकी प्रोसेस हो रही है आप वो स्किल डेवलप कर सकते हो. सो बेस्ट वेबसाइट्स आर लिंक्डइन, इंडीड, मॉन्स्टर. उसमें आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स सर्च कर सकते हो, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो और जो भी स्किल्स उसमें रिक्वायर्ड है उनके ऊपर काम कर सकते हो. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है, आप कर सकते हो यहाँ पे जॉब उस फील्ड में, उस रोल पे. सो जैसे ही आपका PR स्टैंपिंग के लिए जाए, आप अप्लाई करने लग जाओ, अपना CV आप अच्छे से बनाओ, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करो और यहाँ पे अप्लाई करने लग जाओ. उसके साथ साथ कुछ टिप्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए. जैसे मेरे केस में जब इंडिया में जॉब ढूंढने का क्राइटेरिया और यहाँ पे जॉब्स और रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है. we'll try and share the things that helped us and उसके लिए like Mike said, we'll try and sort of put it together in a video because वो process थोड़ा सा different है, तो जानना ज़रूरी है. अदरवाइज आप महीनों निकाल देंगे, आप जॉब आपको नहीं मिलेगी because you need to really hit it at the right target. कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं शायद जो एक्सपीरियंस के साथ ही आती है. मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं पता थी, मैं भी ऐसे ही अप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में मेरे को कॉल्स नहीं आ रही थी, क्योंकि आपका शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होता CV, तो आपको कॉल्स आएंगी ही नहीं. कुछ चीज़ें हैं जो कि रिक्रूटर्स ढूंढ रहे होते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर करती है आपका वो फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए. जब तक आपका वो नहीं होता, शॉर्ट लिस्ट नहीं होते, आप फाइनल राउंड तक पहुंच नहीं सकते और जॉब सिक्योर नहीं कर सकते. सो वो सारी चीज़ें हम दूसरी वीडियो में बताएंगे जिसके अंदर आपको हेल्प करेंगी वो चीज़ें एक जॉब सिक्योर करने के लिए. So yeah, that's so pretty much also it. I'd like to add, so last two things. I don't think जितना इंडिया मार्केट अफेक्ट हुई है in terms of the hiring market, Canada उतना अफेक्ट हुआ है. I think what we are seeing is a lot of people are hiring in terms of industries जो अभी काफ़ी हायर कर रही हैं.
I'd like to share about that. So of course IT tech अभी बहुत hire कर रहा है. A lot of marketing roles are out there. Digital, social, I think that's something that's usually a hit here. Telecom industry hire कर रही है. Retailers, banks, a lot of e-commerce firms are hiring at the moment. So yeah, so jobs, there's no dearth of jobs. आपको नौकरी मिल जाएगी. It's just that you have to have the right skill set, number one, have the right things to say in your resume, and if it hits the spot, it's yours. Yep. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रैवल करने टाइम. कोविड के टाइम हमने ट्रैवल किया तो हमारा कैसा एक्सपीरियंस था. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक इन कंसिडरेशन देयर. तो हम लोगों ने वंदे भारत फोर्थ एडिशन जब आया था हमने वही एयर बबल के थ्रू ट्रैवल किया था. सो आवर फ्लाइट वाज एयर इंडिया का फ्लाइट. लैंडेड इन जर्मनी से हमने फिर एयर कनाडा का फ़्लाइट लिया था. जर्मनी में ही हमारा लेओवर सिर्फ 15 घंटे का था. सो हमारी फ़्लाइट थी 8 घंटे की, 15 घंटे का लेओवर और फिर से 8-9 घंटे के आसपास की फ़्लाइट थी, विच वॉज वेरी वेरी टायरिंग, विच वॉज वेरी टीडियस एंड ऑब्वियसली वेरी स्कैरी कोविड के टाइम पे. तो ऑफकोर्स प्रिकॉशंस आप लीजिए. कोविड टेस्टिंग की अभी एट द मोमेंट भी कोई ज़रूरत नहीं है. और हमारे टाइम पे भी जब हमने ट्रैवल किया था वी डिड नॉट हैव टू टेक अ कोविड टेस्ट, दैट वाज नॉट मैंडेटरी. आप कोशिश कीजिए कि अपना सामान आप ऑब्वियसली लेके जाएं. खाने पीने का सामान कुछ आप लेके जाएं, बिकॉज फ़्लाइट्स में वंदे भारत में एटलीस्ट कोई सर्विस नहीं थी. देयर इज़ अ प्री पैकेज्ड पैकेट जो वो बना के रख देते हैं सीट्स पे. तो वो 8-9 घंटे, या लेट्स से इवन इफ़ यू टेकिंग अ डायरेक्ट फ्लाइट टू कनाडा विच इज़ अराउंड 14-15 आवर्स, तो आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी अगर आप वंदे भारत की फ़्लाइट से आ रहे हैं. तो हम लोग कुछ सामान घर से लेके गए थे खाने पीने का, एंड कुछ ऑफ कोर्स जो उस पैक्ड में था सामान वो हमने कंज्यूम किया. चिप्स आप ये सब चीज़ें आप लेके जा सकते हो और वो आपको वहाँ भी मिल जाती है, बिकॉज एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा सामान खुला नहीं था. सो वी वर एट द फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट फॉर 15 आवर्स एंड थैंकफुली हम लोग का इमिग्रेशन एंड ऑल दैट रात को 8 बजे के आसपास वो ख़त्म हुआ एंड हम लोग टर्मिनल पे पहुँच गए थे टू रेस्ट एंड टू सॉर्ट ऑफ वेट फॉर दोज 15 आवर्स. और 8:30 वहाँ का लास्ट कैफ़े वो बंद हो रहा था. वहाँ पे लिटरली एक कैफ़े था जो सिर्फ चल रहा था और 8:30 वो बंद हो गया था. और पूरी रात वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं खुला था. कोई लाइट्स ऑन नहीं थी, कुछ भी नहीं था. एक टर्मिनल पे एक सेक्शन में सब लोग सो रहे हैं, सब लोग लेटे हुए हैं, बट खाने के लिए वहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं थी. ऑफ कोर्स तो वो वॉशरूम्स एंड देयर वाज वाटर, बट दैट्स इट. खाने का सामान अगर आपको भूख लगती है तो आपको खुद अगर है तो आप तो ही खा सकते थे, अदरवाइज आपके पास कुछ भी नहीं था. आगे की जो फ्लाइट थी वो नॉर्मल थी, दैट वाज अ रेगुलर फ्लाइट, उसमें सर्विस भी थी, उसमें सब कुछ था. बट या इंडिया तक की जो फ्लाइट थी, इंडिया से जो फ्लाइट थी, उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं था. सो बेसिकली जो भी आप रूट अपना चूज़ करोगे इस टाइम पे, स्पेसिफिकली कोविड के टाइम पे कनाडा आने के लिए, सो उस रूट के लिए आप सारी अपनी डिटेल्स, सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी चेक करके ही आना, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें फ़्लाइट्स में लोगों को वापस भेजा जा रहा है, एयरपोर्ट से वापस भेजा जा रहा है, बोर्ड नहीं करने दी जा रही, बिकॉज वो फ्लाइट में ट्रांजिट अलाउड नहीं है. अगर आपकी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आप ट्रांजिट कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं वहाँ के रूल्स क्या हैं. एयरलाइंस के और आपकी लैंडिंग डेस्टिनेशंस के रूल्स आर नॉट इनफ. आप जहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स, लेट्स से आई थिंक ब्रिटिश एयरवेज वाया, अगर आप लंदन जा रहे हैं तो आप वहाँ पे आपको वीज़ा चाहिए, जो कि आपको भी नहीं मिल सकता है अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा नहीं है. तो लेट्स से तो आपको हम लोगों ने बहुत लोगों से बात की थी, US बॉर्डर्स एंड कनाडा बॉर्डर्स एंड इमिग्रेशन एंड स्पेशल फोर्सेज, एंड हम लोगों ने बहुत लोगों से बात की थी एंड दिन रात की जद्दोजहद की थी. एंड वी लिटरली मेड श्योर कि हम जहाँ जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, बिकॉज आपका जो टिकट है वो रिफंडेबल नहीं है. मुझे नहीं पता अभी क्या सिनेरियो है, बट रिफंडेबल नहीं था वो टिकट. नहीं, बट अगर आप किसी एयरपोर्ट के अंदर वहाँ से वापस आपको डीबोर्ड करा जाता है या वापस आपको भेजा जाता है, तो फिर आपको दैट इज़ ऑन योर एक्सपेंस ओनली. तो इसलिए कोशिश करो कि सारे रूल्स आप पता करके जाओ. हर ट्रांजिट के रूल्स, इवन हर फ्लाइट के रूल्स भी डिफरेंट हैं. लुफ्तांसा अलाउ कर रही है सिर्फ PR होल्डर्स को या कनेडियन सिटीजन्स को, जो कि अब लुफ्तांसा ने तो ऑल टुगेदर अभी फ़िलहाल आज की डेट में बंद कर दिया. बट हाँ, मतलब हर फ्लाइट के भी अपने अलग रूल्स हैं और हर एयरपोर्ट के, ट्रांजिट के, सबके अपने अलग रूल्स हैं. अभी हमारा इमिग्रेशन पे एक्सपीरियंस कैसा था, कनाडा इमिग्रेशन पे क्या हुआ हमारे साथ, एंड कैसा था वो एक्सपीरियंस, एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल रिक्वायर इमिग्रेशन के टाइम पे. कनाडा इमिग्रेशन पे हमारे टाइम पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा हमें, ऑलमोस्ट लाइक 2-2.5 घंटे लग गए थे वहाँ पे इमिग्रेशन पे, बिकॉज काउंटर्स बहुत लिमिटेड थे
शायद उस टाइम पता नहीं Shift इतने change हो रहा था शिफ्ट शायद। चेंज थी या क्या था, बस शायद एक दो ऑफिसर्स थे इमिग्रेशन वाले जो प्रोसेस कर रहे थे पूरी फ्लाइट को, सो काफ़ी लोग थे। बेसिकली फॉर पीआर आपको सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका COPR होता है ऑब्वियसली, एंड देन द पासपोर्ट्स जो है। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था हमारा, कोई ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आर्गुमेंट्स कुछ ऐसा कुछ था नहीं उनके साथ। हमारे केस में तो उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं ज़्यादा, सिर्फ हमारा COPR लिया, कैश पूछा हमसे कितना है और पासपोर्ट्स मांगे, बस और कुछ था नहीं। बट यूजुअली क्या होता है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है लोगों से, वो ये है कि आपका एक 14 डे क्वारंटीन का प्लान पूछते हैं, जो कि एक मैंडेटरी है। हमसे फॉर्म भरवाया था, एक अराइव कैन करके एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी वो फॉर्म भर सकते हैं जब आप आएँ। और उसकी एक लिमिटेशन है कि आपके लैंडिंग से ऑलमोस्ट लाइक 48 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पे वो भरना है आपको फॉर्म उस ऐप में, तभी वो वैलिड होता है। नहीं तो फ्लाइट में आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसके अंदर आपको वो पूरा अपना डिटेल लाना पड़ेगा, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जहाँ पे आपको अपना 14 डे क्वारंटीन करेंगे। क्वारंटीन प्लान एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आप अपना एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिसमें पूरा प्लान होगा कि आप 14 डे कहाँ पे रहेंगे, ग्रोसरीज कैसे मैनेज करेंगे बेसिकली, या और कुछ तो सो आई शायद। थिंक क्वारंटीन प्लान आपका एक बना हुआ रेडी होना चाहिए। आप जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आई थिंक अगर आप फैमिली के साथ हैं, जिस किसी से भी पूछ सकते हैं वो आपका प्लान, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या प्लान है, आप कहाँ पे रह रहे हैं, आप कैसे चीज़ें मैनेज करोगे, आपकी मेडिसिन लेट्स से, आपका ग्रोसरीज एंड ऑल दैट। तो आप अगर सो अ लॉट ऑफ अस, हम लोग अपना काफ़ी सामान लेके गए थे वहाँ पे, एटलीस्ट अपने जो भी मेडिसिन हमें ज़रूरत पड़ सकती है उन चीज़ों की, अ लॉट ऑफ आर स्पाइसेस, मसालाज, ये वो रेडी टू ईट सामान हम लेके गए थे, बिकॉज इनिशियली वहाँ जाते ही मैनेज करना मुश्किल होता। तो आप वो सब बता सकते हो कि हम अपने साथ ऑलरेडी वो सब चीज़ें कैरी कर रहे हैं और 14 डेज के लिए हम लोग इक्विप्ड हैं। इफ़ नॉट, आप ऑफकोर्स उनको बोल सकते हो कि ऐप्स हैं, लॉट ऑफ थिंग्स दैट वे, तो मैं वहाँ से ऑर्डर करने वाला हूँ। आपके एयरबीएनबी की या होटल की एंट्री अलग होनी चाहिए, आप लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करोगे, आप वहाँ पे और लोगों को कोई रिस्क नहीं है आपसे, जस्ट इन केस यू कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस। And these things, I think a quarantine plan is something I anticipated to sort of stay, because early next year भी I think quarantine करना mandatory होगा, because जिस हिसाब से एयर इंडिया ने अपना schedule निकाला है, उन्होंने वो flights मार्च तक की निकाली हैं, तो I think plan आपको तब भी चाहिए होगा। These things you'll have to consider even if you're traveling anytime soon, अगले 5-6 महीने में भी अगर आप travel करें, तो these are things that you will have to consider. Right. Yeah. Is it good? सो अब मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे आए थे। सो आई पुट टुगेदर दोस क्वेश्चंस, एंड इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ आ रहा होगा, आप वो देख सकते हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत डिटेल्ड आंसर्स उनके नहीं चाहिए, एंड वो मैं फटाफट से यहाँ पे पढ़ देती हूँ। सो आई मीन वी कैन क्विकली एड्रेस दोस क्वेश्चंस। सो is it worth it, क्या plans ये वो, I think that is something that we've dominantly answered. Are we a PR holder? How is Corona? How did you travel? The job scene there. This is a question by Ritika. So of course हम PR holder हैं और हम लोग PR लेके ही यहाँ आए थे। कोरोना ऑब्वियसली इंडिया से बहुत बेटर है यहाँ पे। ऑफ कोर्स केसेस आर ऑन अ राइज, अभी कुछ थाउजेंड्स में चले गए हैं केसेस, बट अभी एट द मोमेंट वी आर इन अ सॉफ्ट लॉकडाउन जहाँ पे चीज़ें फंक्शनल है बट ओपनली फंक्शनल नहीं है। रेस्टोरेंट, डाइनिंग एक्सेट्रा वो सब चीज़ें अभी बंद हैं, जिम्स थोड़े से अब बंद होने लगे हैं। सो दोज थिंग्स, बट कोरोना सिचुएशन ऑब्वियसली इज़ अ लॉट बेटर बिकॉज लोग खुद ही काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल दैट वो खुद ही मेंटेन करते हैं, तो बहुत रेगुलेशन है पे लोगों को नहीं चाहिए। How did we travel? We just spoke about our travel experience. Job scene, I think job scene और jobs का क्या scenario है हम वो already बात कर चुके हैं, but I think one thing I'd like to add is कि अभी opportunities काफ़ी बढ़ गई हैं because of remote working, and I think that is going to continue to remain that way because आप अभी remotely कहीं से भी काम कर सकते हैं, right? You want to add more? आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी प्रोविंस में हो, आप किसी भी दूसरे प्रोविंस की कंपनी के लिए काम कर सकते हो रिमोटली। सो दैट इज़ वन थिंग विच हैज़ हेल्प लॉट्स ऑफ पीपल टू गेट जॉब। अगर आप PNP से आ रहे हो और किसी एक दूसरे प्रोविंस में हो जहाँ पे आपकी फील्ड की जॉब नहीं है, बट स्टिल यू कैन वर्क फॉर अ कंपनी विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ टोरंटो और समथिंग। सो दैट्स समथिंग विच हैज़ हेल्प लॉट ऑफ पीपल। आप अगर सही स्किल सेट के साथ आ रहे हो यहाँ पे, या आप एक्वायर कर रहे हो वो स्किल सेट जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है,
जिसमें जॉब्स काफ़ी हैं या फिर जो आपको इंटरेस्ट करता है, तो आप किसी भी कंपनी के लिए किसी भी लोकेशन के लिए काम कर सकते हो. मोस्टली अभी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रही हैं, रिमोट वर्किंग, इंटरव्यूज़ भी रिमोटली हो रहे हैं, ज्वाइनिंग रिमोटली हो रही है, Yeah. सब कुछ रिमोट है अभी. तो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड. अब कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए. अब सब कुछ स्काइप के थ्रू हो रहा है. सो दैट इज़ रियली गुड. Okay, so Paradhi was asking me how is the winter. So it's going to be our first winter here. तो सुना बहुत है हमने और हमें बहुत डराया जा रहा है विंटर के बारे में. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी आवर फर्स्ट विंटर. हम अभी खुद ही एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी ठंड होगी. ऑलरेडी अभी जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वलेंट टू लाइक 4-5 जो दिल्ली में यूजुअली रहता है सर्दियों के हिसाब से. दिसंबर जनवरी में जो टेम्परेचर होता है आई थिंक अभी वो तो है. अभी इस टाइम बाहर बारिश हो रही है एंड या तो लोग ये बोल रहे हैं कि अभी तो बहुत अच्छा वेदर है. मतलब कि अभी अच्छा बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बेकार क्या होगा मेरे को नहीं पता, बट हाँ स्टिल. But yeah, so we are yet to experience our first winter in Canada. So we'll keep you posted on how that goes. Somebody had asked कि क्या अच्छी travel history होनी ज़रूरी है? Do we need a blood relation or a sponsor? Is that necessary? बेसिकली ट्रैवल हिस्ट्री का आपके पीआर से इतना रिलेशन नहीं है until and unless you have committed a crime in some other country. ऐसा कुछ मैं होपफुली सोच रहा हूँ कि नहीं होगा लोगों का. बट अगर कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली वो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ वो मैप करेंगे एंड दे विल फाइंड आउट कि आपने कुछ करा है दूसरी कंट्री में. Unless आप कहीं जाके अरेस्ट नहीं हो रहे हो, मतलब. हाँ, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोविजन होता है कि अगर आप किसी भी कंट्री में 6 महीने से ज़्यादा रहे हो तो यू नीड अ पुलिस क्लियरेंस फ्रॉम दैट कंट्री. सो इसलिए अगर मान लो आपके रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है बहुत जो आपको हैम्पर कर सकता है किसी भी तरीके से, तो ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं है. स्पॉन्सर का केस जो है वो यूजुअली पीआर में फ़र्क नहीं करता, बिकॉज स्पॉन्सर इज basically somebody who's sponsoring your trip that is usually for visiting. So tourist visa के लिए होता है वो. PR के लिए उसका फ़र्क नहीं पड़ता. Unless I mean if you don't call it a sponsor and आप बोलते हो कि वो जॉब ऑफर है, अगर आपको कोई कंपनी इनवाइट कर रही है और आपको वर्क परमिट देके या आपको जॉब ऑफर देके वो इनवाइट कर रहे हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. Also he asked if ब्लड रिलेशन के पॉइंट्स होते हैं वो, और वो ब्लड रिलेशन बिल्कुल फर्स्ट इमीडिएट होना चाहिए, जैसे ब्रदर सिस्टर, लाइक इमीडिएट सिबलिंग्स एंड ऑल. हाँ, सिबलिंग्स एंड ऑल. सो उसके पॉइंट्स हैं आपकी पीआर एप्लीकेशन. The next question was time taken to complete the whole process. Is it mandatory to get 777 in IELTS? So हम लोगों ने because process खुद किया था without any consultancy's help, तो हमें roughly 1 साल लग गया था, including putting together all of our degrees, our documentations etc. यूनिवर्सिटीज जाना, उनको टाइम देना, वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना. बीच में हमने थोड़ा 1-2 बार हम भी थोड़ा ढीले पड़ गए थे. सो रफली द प्रोसेस टुक अस अबाउट अ ईयर, बट हम लोगों ने अगस्त में अपनी एप्लीकेशन फाइल की थी एंड दिसंबर जैन में हमें ऑलरेडी इनविटेशन आ गया था. सो इफ़ यू लुक एट दैट प्रोसेसिंग टाइम, इट्स नॉट अ लॉट. आपको 6 महीने का वेटिंग टाइम यूजुअली दिया जाता है, बट मोस्ट केसेस उससे कम में आपको जवाब मिल जाता है. बट दैट इज़ प्री कोविड. अब पोस्ट कोविड सिचुएशन ऑब्वियसली बढ़ गई है, बैकलॉग बढ़ गया है, टाइम बढ़ गया है, तो दैट्स अनसर्टन. आई डोंट थिंक एनीबडी कैन आंसर दैट फॉर यू कि अभी कितना टाइम लग रहा है. आई थिंक इफ यू आर ऑलरेडी देयर, माय सजेशन इज स्टे पुट. अभी के केसेस में मतलब कि जो कोविड के बाद जो भी है वो बैकलॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें स्लो डाउन तो हो गई हैं, बट होपफुली ये वापस रिकवर कर जाएगा सब कुछ. और आप जो एप्लीकेशन अपनी जिस स्टेज पे भी है, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप वर्क करते रहें. अगर आप बीच में हैं तो डेफिनेटली वो तो ज़रूरी है ही, बट थोड़ा सा शायद अगर आप ठीक से मैनेज कर सकते हैं अगर एप्लीकेशन को स्टार्टिंग से ही, तो शायद थोड़ा टाइम कम लग जाएगा. जैसे हमारे केस में हम क्योंकि खुद कर रहे थे तो कोई ऐसे गाइड नहीं कर रहा था, तो जो हमें समझ आया हमने वैसे किया. बट हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा और उसको एफिशिएंट बना सकते थे, थोड़ा और जल्दी कर सकते थे उसको. बट या ओवरऑल 1 साल के आसपास लग जाता है सब कुछ प्रोसेस में, इनिशियली आइल्स देने से लेके स्टैंपिंग तक. एंड अबाउट द स्कोर बीइंग मैंडेटरी, 777-8
एक अच्छा स्कोर माना जाता है। स्कोर तो ऐसी चीज़ है आपके जो स्कूल में नंबर ज़्यादा सबको अच्छे लगते हैं, कोई यूँ नहीं बोलता यार कम नंबर लेके आई हो, ज़्यादा 90% और अच्छे हैं, 95 और बेटर है, 100 किसी के आ जाए तो बेस्ट है। तो ये भी स्कोर ऐसा ही है, अगर आपका स्कोर बेटर होगा तो ऑब्वियसली आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, बट हाँ अगर आप कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हो तो फिर कट ऑफ से आप कितने ऊपर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी कट ऑफ अगर 470 है, आपके 490 बन रहे हैं, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोसेस जल्दी हो जाएगी, बस आप उसको कट ऑफ को बीट करना चाहिए योर स्कोर, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 777-8 एक अच्छा स्कोर माना जाता है। 7 बैंड से नीचे आप अगर आप जाते हो 6 बैंड पे तो ऑब्वियसली स्कोर काफ़ी हिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अराउंड आइल्स की टिप्स क्या हैं आइल्स को क्लियर करने के लिए। तो आई थिंक टिप्स वुड बी कि आप प्रैक्टिस कीजिए, यू प्रिपेयर रियली वेल। आई थिंक आप लाइटली मत लीजिए इफ़ यू आर समबडी जिसको बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं तो क्लियर कर लूँगा कर लूँगी। आई थिंक आप प्रैक्टिस कीजिए। आई एम ऑल्सो अ मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, बट मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया था एंड हम सब ने प्रैक्टिस किया था। हमारा स्कोर काफ़ी सिमिलर था एंड वी गॉट अ गुड स्कोर, वी लैंडेड अराउंड 8.5। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, और आप जब आइल्स के लिए आप जब फाइल करेंगे अपने टेस्ट के लिए तो आपको बहुत रीडिंग मटेरियल भी भेजा जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन फ्री टेस्ट ले सकते हैं। सो प्रैक्टिस अ लॉट, प्रिपेयर वेल एंड डोंट टेक इट लाइटली। और अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि कौन सा कोचिंग लिया, कैसे किया। सो आई थिंक वो डिपेंड करता है कि आप खुद एंटिसिपेट कीजिए कि आपका लेवल क्या है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स कैसे हैं, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की कैसी है, आपकी वोकैबुलरी कैसी है। इफ़ यू आर समबडी जिसको लगता है कि मुझे कोचिंग लेना चाहिए, आप लीजिए कोचिंग, बट आई थिंक पहले ज़रूरी है कि आप कुछ टेस्ट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ऑनलाइन एंड देन सी वे यू रियली स्टैंड। आइल्स के फ्री टेस्ट बहुत अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, तो आप एक बार चारों सेक्शंस का एक बार आप टेस्ट लीजिए एंड सी वे यू स्टैंड एंड यू प्रिपेयर वेल एंड यू अकॉर्डिंगली सी कि आपको कोचिंग चाहिए या आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। So I think next question is tips to clear cut off. I think ये CRS स्कोर की बात हो रही है। टिप्स कुछ नहीं है, टिप्स बेसिकली जो कट ऑफ है और जो स्कोर है आपका वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, क्योंकि आफ्टर 30 हर साल के 5-5 पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं आपके आइल्स स्कोर पे, आपकी एजुकेशन पे। ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा कनेडियन एक्सपीरियंस, कनेडियन एजुकेशन वो शायद बहुत लोगों के केसेस में वैलिड नहीं होंगी, बट जो 3 चीज़ें हैं एज, एजुकेशन एंड आइल्स, वो जॉब ऑफर, जॉब ऑफर वो ऑब्वियसली हाँ, वो अगर मान लो अगर आपका हो रहा है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट हाँ जो मोस्टली जो लोगों के केस में होगा ये 3 चीज़ें होंगी, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो अगर आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। एज ऑब्वियसली आप नहीं कुछ कर सकते उसका, तो कोशिश करो अगर आप 30 या 30 से कम के हो एंड आप मीट कर रहे हो क्राइटेरिया एंड इफ यू आर प्लानिंग तो एटलीस्ट फाइल कर दो। अराउंड एज हाउ यू कैन वर्क द एज फैक्टर इज कि अगर आप सिंगल हो और अगर आप अकेले आप अप्लाई कर रहे हो तो जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना बेटर है। लेट्स से आप अंडर 30 और आप सोच रहे हो कि 1-2 साल में अप्लाई करने का प्लान है, तो इट्स बेस्ट कि आप 30 से पहले आप अप्लाई कीजिए। अगर आप हमारी तरह मैरिड हैं और अगर आप एक कपल हैं तो आई थिंक हमारे केस में आई एम यंगर टू माइंड, तो आई वॉज द प्राइमरी एप्लीकेंट बिकॉज मेरा एज के पॉइंट्स कम थे, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। सो दैट्स दी ओनली वे आई थिंक आप एज को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेट इज नॉट द राइट वर्ड, बट दैट्स दी ओनली वे आप मैनेज कर सकते हो इस चीज़ को। बेसिकली मैरिड कपल्स के लिए जो प्राइमरी एप्लीकेंट होगा उसकी एज, उसकी एजुकेशन और उसका आइल्स स्कोर ये बेटर होना चाहिए दूसरे से। जो भी हो, मतलब प्राइमरी कोई भी हो सकता है, बट हाँ ये सारी चीज़ें जिसमें जिस कैंडिडेट के पास बेटर है उसको प्राइमरी होना चाहिए। उससे आपके स्कोर और कट ऑफ के चांसेस बीट करने के ज़्यादा हो जाते हैं। सो एजुकेशन वाला पार्ट ये है कि आप एजुकेशन अगर आप ऑलरेडी आप यंग हो, लेट्स से आप अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं या आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं कि आपकी जो मास्टर्स की डिग्री है, जो भी MBA कर रहे हैं, जो भी करें, आप उसको परस्यू करने के बाद, बिकॉज वो डिग्री उसके बाद आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो, उसका बैंड आपको हाई मिल जाएगा, तो आप वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आप परस्यू कर रहे हो आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो।
एंड ऑफ कोर्स द थर्ड थिंग इज आइल्स में आप IELTS. जितना बेटर स्कोर लेके आओगे उतना आपके लिए बेटर है एंड आपका स्कोर ऑब्वियसली उससे इम्प्रूव करेगा. बट आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट विल ओनली हेल्प यू अगर आप कुछ पॉइंट्स कम हो, कुछ जस्ट अबाउट सेवरल पॉइंट्स आप अगर ऊपर नीचे हो, अगर आप 300 350 में फ्लोट कर रहे हो और आपका लेट्स से कट ऑफ 450 के आसपास जा रहा है, तो आप इतना ह्यूज आप जंप नहीं ले पाओगे. उस केस में आपको और ऑप्शंस लाइक PNP एटसेट्रा आपको शायद वो ट्राई करना पड़ेगा. बट अगर आप कुछ मार्क्स ही कम हो CRS कट ऑफ से, तो आप ये सिर्फ तभी कवर कर पाओगे. एंड दीज आर द ओनली थिंग्स ऑनेस्टली, बिकॉज इसके अलावा देयर इज नथिंग दैट कैन सॉर्ट ऑफ लैंड यू हियर अनलेस समबडी इज इनवाइटिंग यू, आपकी जॉब है यहाँ पे एटसेट्रा. So somebody wants to know how we came. Did we come through PNP or Express Entry? We came through Express Entry. एंड PNP भी एक ऑप्शन है, बट बिकॉज हमारे एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स मैच कर रहे थे, हम मीट कर रहे थे कट ऑफ को, दैट्स हाउ वी केम. सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट. इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, आई होप यू enjoyed and I hope this was helpful for everybody and anybody who's watching this video. I hope this was helpful. We will continue to share our experiences and COVID के टाइम पे यहाँ चीज़ें कैसे improve हो रही हैं या नहीं हो रही हैं irrespective. So I hope this was enjoyable for you. This was a bit chatty, this was a bit long, but it was needed. So yeah, I hope you guys found this valuable and we'll continue to show more content for COVID and our experiences here. Thank you for watching. Thank you. Bye bye.